बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत। अब माइटोसिस की हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ साइकिल में क्या अहमियत है, ठीक है। सबसे आपकी बुक ने 4 पॉइंट्स दिए हैं। एक है, सबसे पहली हेडिंग है ग्रोथ, देन सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 4 फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में माइटोसिस के। अब इसके बाद सबसे पहले हम ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम सिंपल अल्फाज में बताएं ना, अगर हम एक सिंपल सी इक्वेशन बनाएं ग्रोथ की, तो ग्रोथ का मतलब यही है कि जितने नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं, साइज़ या ग्रोथ उतनी ज़्यादा है, ठीक है। जितने ज़्यादा सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ होगी, और सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म का साइज़ बढ़ेगा। अब आपकी बुक से हम रीड करें तो ऑर्गेनिजम्स मीन्स ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स एन इंक्रीज इन द साइज। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ की डेफिनेशन ही ये है, ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ को अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ही ये है इंक्रीज इन साइज। साइज के बढ़ने को ग्रोथ कहते हैं। एक बच्चा होता है, बेबी होता है, बेबी से एडल्ट बनता है, तो वो ग्रोथ ही हम कहेंगे कि ये एक चाइल्ड की, एक बेबी की ग्रोथ है, कि वो एक बेबी से एक एडल्ट में चेंज हुआ है। देन इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। अब ये इंक्रीज इन साइज क्यों हो रहा है? ये इंक्रीज इन साइज की वजह है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज हमें चाहिए, उसका मतलब है उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। माइटोसिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल्स। अब एक बॉडी टॉडलर से एक एडल्ट बना है, उस एडल्ट की टॉडलर की तरह दो ही आंखें हैं, वही हाथ हैं, जो सिर्फ बड़े, हमें शेप ज़्यादा या 2 से 4 उंगलियां, 4 से 10 उंगलियां नहीं चाहिए, हमें 2 से 4 आंखें नहीं चाहिए। हमें वो जो एक बेबी हमारे पास आया है, उससे हमें एक एडल्ट चाहिए, ठीक है। उस एडल्ट के लिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स चाहिए आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने चाहिए। इन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ें, लेकिन वो सारे एक जैसे हों, बिल्कुल एक जैसे हों, कोई फ़र्क ना हो, ताकि बेबी की एक्चुअल अपीयरेंस वही रहे, लेकिन सिर्फ वो दिखने में बड़ा लगे। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक देती है कि योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रिलियन सेल्स। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी में 200 ट्रिलियन सेल्स हैं। ऑल दिस सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। ये सारे सेल जाइगोट से बने। हमें पता है जाइगोट से बनता है जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बेबी बनता है, और वो बेबी ही बड़ा होके एक एडल्ट बनेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं ऑल सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। जो एक स्पर्म और एग के मिलने से एक सिंगल सेल बनता है, उसको कहते हैं जाइगोट। ये एक सेपरेट सेल था, ये गैमीट सेल था, ये भी गैमीट सेल था, इससे हमारे पास एक सेल बना था जाइगोट। यहाँ पे प्रोसेस मियोसिस का हुआ है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जाइगोट, एक सिंगल सेल बनने के बाद वो जाइगोट जब मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा तादाद में, वो सारा कुछ होगा माइटोसिस के जरिए, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। जाइगोट एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ मिलियंस ऑफ सेल डिविजन्स अकर्स। वो कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी में मिलियंस ऑफ सेल डिविजन्स होती हैं व्हाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म। एक जाइगोट से एक प्रेजेंट फॉर्म का मतलब है एडल्ट। जाइगोट से एडल्ट बनने में मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन हुई हैं। इन ईच ऑफ दिस डिवीजन द जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमें सेम मैसेज चाहिए, हमें कुछ ज़्यादा कम नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ग्रोथ इंक्रीज चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए, बाकी चीज़ें उतनी की उतनी ही रहनी चाहिए। इस वजह से हमारा जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था बिटवीन डॉटर सेल्स। इट हैपेंड थ्रू माइटोसिस। ये माइटोसिस की वजह से होता है। ये जो पैराग्राफ है, अगर ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लॉन्ग में आता है, तो ये ब्लू पैराग्राफ आपके ग्रोथ के हेडिंग के साथ जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉक्स ग्रोथ की हेडिंग के साथ जाएगा। इसके बाद आपकी बुक बात करती है सेल रिप्लेसमेंट की। अब अगर पहले हम सेल रिप्लेसमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो सेल रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? सेल्स को रिप्लेस करने की मतलब जो सेल्स हैं उनकी जगह नए सेल्स लाने की वजह क्या हो सकती है? या तो वो सेल मर गए हैं,
सेल्स हैव डाइड या रिप्लेस किए गए हैं क्योंकि उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। मतलब पुराने सेल सही काम नहीं कर रहे, उसकी जगह नए सेल लाने हैं। ठीक है, वो ख़राब हो गए हैं। ठीक है, या वो मर गए हैं या वो ख़राब हो गए, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, उसको चेंज करने की कब ज़रूरत पड़ती है? या तो वो खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई है तो नया एम्प्लॉय हम लेके आते हैं उस एक एम्प्लॉय की जगह, या जो हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो सही काम नहीं कर रहा, फिर हम उस पुराने एम्प्लॉय को निकाल के नए एम्प्लॉय को लेके आते हैं जो सही काम करे। ठीक है, इन्हीं दो सूरतों में हम सेल को भी चेंज करते हैं। वही लाइफ फार्मूलाज हैं जो छोटे से बड़े लेवल पे वही फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सेल डाई देखो, मरेगा या ख़राब होगा तो उसकी जगह नया सेल आएगा। इंसान फौत होगा या ठीक काम नहीं करेगा तो ही उसकी जगह नया एम्प्लॉय आएगा। ठीक है, ये बेसिक सी रूल्स होते हैं, बेसिक सी लाइफ रूल्स होते हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। अब एक एग्जांपल आपकी बुक ने दी है आरबीसीज की। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। एक रेड ब्लड सेल की उम्र होती है 4 महीने। 4 महीने के बाद वो रेड ब्लड सेल रिटायर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसको आपका सेल खा के इंगल्फ करके वैक्यूल्स उसके इर्द गिर्द वैक्यूल बनती है, उसको इंगल्फ करके उसको लाइजोसोम्स एंजाइम्स निकालते हैं और उसको डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, पुराने सेल्स को ख़त्म करके न्यू आरबीसीज को लाया जाता है। वो नए आरबीसीज न्यू आरबीसीज कहाँ से आते हैं? ये न्यू आरबीसीज कैसे आते हैं? माइटोसिस के ज़रिए। फिर न्यू आरबीसीज का लाइफ स्पैन 4 महीने पूरा होता है, फिर दोबारा से नए आरबीसी उसकी जगह लेते हैं। पुराने आरबीसी को ओल्ड आरबीसीज को जो है उनके इर्द गिर्द वैक्यूल बनता है। मतलब ये अगर आरबीसी है उसके इर्द गिर्द वैक्यूल बनेगा और लाइसोसोम्स एंजाइम्स रिलीज करेंगे, साथ इनके वैक्यूल में लाइसोसोम भी होगा। ये लाइसोसोम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा और ये हमारा आरबीसी है। ठीक है, इस वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके इस आरबीसी को ख़त्म कर देगा। ठीक है, यही फिनोमेना होता है। आपकी बुक कहती है इंटेस्टाइनल सेल्स की एग्जांपल उसने दी है। लाइफ स्पैन नहीं बताया ना आरबीसी का, ना इंटेस्टाइनल सेल्स का, ना स्किन सेल्स का। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इंटेस्टाइनल सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 2 to 5 डेज। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर से स्किन जब हम खाते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करती है, स्किन थोड़ी थोड़ी अपने एंजाइम्स के साथ साथ शेड करती जाती है, गिरती जाती है, जो कि निकल जाती है हमारी बॉडी से और नई स्किन उसकी जगह आ जाती है। वो नई स्किन जो इंटेस्टाइनल सेल्स नए आते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए आते हैं। सिमिलरली स्किन सेल्स पुराने निकल जाते हैं। आप कोई भी स्किन ट्रीटमेंट करवाएंगे ना, आपको कोई एक्नी है, पिंपल्स हैं, कोई इशू है, आप तो जो डॉक्टर होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, वो कहेगा कि आप कम से कम 2 to 4 वीक्स, मोस्टली 4 वीक्स देते हैं कि आप 4 वीक्स से मेडिसिन लें। अगर बहुत ज़्यादा काम ख़राब है तो 2, वरना वो 4 वीक्स के बाद ही फॉलोअप लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन सेल्स 2 to 4 वीक्स लेते हैं रिप्लेस करने में। आपकी स्किन को साफ़ करने में, आपकी स्किन को स्मूथ करने में, आप कोई भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपकी स्किन जब रिप्लेस होगी वो तो वो स्किन सेल्स रिप्लेस होने में 2 to 4 वीक्स लेंगे। ठीक है, ये इस वजह से हमारे लाइफ लॉन्ग हमें सेल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम बुक से रीड करेंगे तो मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडी। बहुत से सेल्स हर टाइम मर रहे हैं, बेशुमार सेल्स एक दिन में हमारे मरते हैं और माइटोसिस के ज़रिए नए सेल्स रोज़ाना उनकी जगह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स हमने आपको बताया 4 मंथ्स का उनका लाइफ स्पेन है, एंड द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल्स 2 to 5 डेज इसका लाइफ स्पेन है, एंड स्किन सेल्स इनका 2 to 4 वीक्स है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक ने दी हैं। आपको टाइम लाइफ स्पेन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो बाय योर बुक। जो आपकी बुक में लिखा है आपने वही याद रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके दिमाग में चीज़ बिठाने के लिए ज़रूरी है कि ये सेल रिप्लेसमेंट क्यों की जा रही है, सेल्स क्यों पुराने सेल्स क्यों ख़त्म किए जा रहे हैं, पुराने सेल्स ख़त्म होके कहाँ जा रहे हैं, नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरी एक इमेज आपके दिमाग में बनाने के लिए इतनी डिटेल ज़रूरी थी। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्किन, ये कॉन्स्टेंटली डाइंग की एग्जाम्पल उसने ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। दीज आर प्लेस बाय न्यू वंस विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओल्डर वंस। अब नए सेल्स कोई मुख्तलिफ नहीं होते, वो जो पुराने सेल्स मर रहे हैं सेम टू सेम उनके जैसे होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं ऑफ ओल्डर सेल्स। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। ठीक है, ये नए सेल्स माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। थर्ड आपकी बुक ने सिग्निफिकेंस दी है रीजनरेशन की। रीजनरेशन नए से बनना। अब रीजनरेशन आपकी
बुक ने एग्जांपल दी है सी स्टार की। सी स्टार की, ये एक सी स्टार है। अगर इसका एक आर्म कट ऑफ हो गया है, ख़त्म हो गया है और सी स्टार इस हालत में रह गया है, ठीक है, तो रीजनरेशन के ज़रिए ये सी स्टार खुद को खुद ही सेल्स के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर माइटोसिस होगी, नए सेल्स बनेंगे, वो नए सेल्स यहाँ आके लगते जाएंगे और यहाँ पे इवेंचुअली उसका एक नया आर्म आ जाएगा। अब इसकी अगर हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो लिजर्ड की एग्जांपल है। लिजर्ड की आपको पता है, दुम सब कहते हैं कि लिजर्ड को मारना है तो उसको आग सामने से मारा जाए। अगर लिजर्ड को आपने मारना है, उसकी टेल पे आप अटैक करेंगे, उसकी टेल निकल जाएगी और वो रीजनरेट कर जाएगी। आपने बाज़ का देखा भी होगा कि लिजर्ड की पहले इतनी सी टेल आती है, फिर विद टाइम थोड़ी बड़ी होती है, फिर वो पूरी अपनी असली हालत में टेल आ जाती है। वो रीजनरेशन के प्रोसेस से ही आती है। लिजर्ड में माइटोसिस ही हो रहा होता है। देन लास्ट एग्जांपल, आपके जिस्म पे कोई कट आया है, कोई ज़ख्म हुआ है, आपकी स्किन कहीं से कटी है, तो वो जो कट है वो विद टाइम हील हो जाता है, वो आप पे सुपर स्किन आ जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, पुराने सेल को, वुंड सेल्स को ख़त्म करके अपनी असली एक्चुअल स्किन बॉडी की वापस आ जाती है। ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको रीजनरेशन समझाने के लिए ये 3 एग्जांपल्स दी हैं। नेक्स्ट आपके पास, अगर हम बुक से रीड करें रीजनरेशन, तो सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स अपने जिस्म के हिस्सों को रिपेयर रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स। अब अगर ये टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आपको लॉन्ग में आता है ना, आप ग्रोथ लिखेंगे, ये पैराग्राफ लिखेंगे, बेशक शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है, लेकिन ये पैराग्राफ लिखेंगे, सारे रिप्लेसमेंट लिखेंगे, ठीक है। रीजनरेशन की उसने एग्जांपल ये बॉक्स में दी है, ब्रोकन आर्म, रीजनरेटेड, ठीक है। इसके आगे ये ख़त्म करने के बाद आप इधर आगे अपने एग्जाम में लिखेंगे फॉर एग्जांपल, और फिर लिखेंगे रीजनरेशन इन सी स्टार, और फिर साथ ही इमेज ड्रॉ करेंगे। ये इमेज आप अपने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सी इमेज ड्रॉ की है, आप बहुत ही सिंपल सी इमेज ड्रॉ करें, कोई शेडिंग कुछ ना करें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये इमेज बनानी ज़रूरी है। इवन शॉर्ट में भी रीजनरेशन का पूछा जाता है तो एग्जांपल देनी ज़रूरी है कि सी स्टार में रीजनरेशन होती है। आप लिजर्ड की एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन 9th क्लास के लेवल पे मैं बिल्कुल इंकरेज नहीं करूँगी कि आप खुद से एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखें। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो आपको एक टॉपिक समझाने के लिए शेयर की जाती है, वो सिर्फ आपकी समझ के लिए है, अदरवाइज फॉलो आपने बुक को ही करना है। एंड पे लास्ट टॉपिक आपके पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। माइटोसिस इज अ मीन्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई मेल फीमेल नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, कोई दो ऑर्गेनिजम्स या दो एंटिटीज या दो बॉडीज यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म ही जब खुद को बढ़ाता है नंबर्स में, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपकी बुक ने एग्जांपल एक दी है बर्डिंग ऑफ हाइड्रा की, ठीक है। हाइड्रा, उसने ये कहा है कि प्लांट है हाइड्रा एक, ठीक है, उसका ऐसे एक आम सा बनता है और विद टाइम वो आम एक्चुअल हाइड्रा से, पेरेंट प्लांट से, मतलब इसमें वन पेरेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वन पेरेंट होता है। ये हाइड्रा वन पेरेंट है, इससे ये छोटा सा हाइड्रा बना, इवेंचुअली वो कट ऑफ हो गया, ठीक है, इनका जॉइंट वीक हुआ, ये कट ऑफ होकर सेपरेट हाइड्रा बन गया, ये सेपरेट से सेपरेटली ग्रो करेगा। अब दूसरी एक एग्जांपल, आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का थोड़ा सा आइडिया है कि हमारे जो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स हैं, किसी भी प्लांट के रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को कट करके किसी और जगह प्लांट किया जाए तो वहाँ से नया पौधा उगाता है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल एक अंगूरों की है कि अंगूर के पौधे को अगर हम उसकी एक शाख, थोड़ा सी शाख स्टेम को कट करके किसी नई जगह उगाएंगे तो अंगूर का पौधा निकल आएगा, ठीक है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि कोई दो सेक्सेस, कोई दो सेपरेट एंटिटीज यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम आपकी बुक से डिस्कस करें, आपकी बुक कहती है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग, ये हमने डिस्कस किया है इस इमेज में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म्स अ मैस ऑफ सेल, ठीक है, कॉल्ड बड, ठीक है।
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा माइटोसिस से ये छोटा सा मैस ऑफ सेल प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे बड, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ हाइड्रा। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल ऑफ द बड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। माइटोसिस होती रहती है और इवेंचुअली ये बड जो है, ये बड हाइड्रा से कट ऑफ होकर एक सेपरेट न्यू हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। ये 4 हेडिंग्स हैं इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। अब अगर हम एरर्स की बात करें तो इस पैराग्राफ को मैं सिंपली अगर आपको समझाना चाहूँ तो एरर्स इन माइटोसिस में सबसे पहला एरर मतलब खराबी, कोई भी किस्म की खराबी माइटोसिस के प्रोसेस में होती है तो क्या होता है? ड्यूरिंग एनाफेज सिस्टर क्रोमैटिड्स फेल टू सेपरेट। ये एक पहला किस्म का एरर है जो कि पॉसिबल है माइटोसिस के प्रोसेस में, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स फेल टू सेपरेट, ये इस हालत में थे, ठीक है। एनाफेज के बाद इन्होंने ऐसे सेपरेट होना था, 1 2 3 4 5, ये एक सेल एक ये सेल, ये नॉर्मल हालात में होना था। लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स फेल टू सेपरेट का मतलब है कि कोई एक सिस्टर क्रोमैटिड्स लेस से ये वाला सेपरेट नहीं हुआ, मतलब एक सेल इस हालत में हमारे पास आ गया और दूसरे सेल में ये एक सिस्टर क्रोमैटिड मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। देन सेकंड पॉसिबिलिटी है डैमेज क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या है? ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही डैमेज्ड है, इसी में ही कोई खराबी है, ठीक है। या सेपरेट सही से नहीं हुआ, या क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ, या क्रोमोसोम में खुद में कोई खराबी है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड। मतलब ये कि जीन्स वो कोड्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं, जीन्स वो कोड्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि माइटोसिस सही से हो रही है। जो ऑर्डर पीछे से आया है कि माइटोसिस करो या मैसेज को डुप्लीकेट करके सेपरेट करो, वो ऑर्डर ही ख़राब आया है, ऑर्डर गलत पहुंचा है, ठीक है। जीन्स जो माइटोसिस रेगुलेट करती हैं वही म्यूटेटेड हैं, मतलब मैसेज सही से नहीं पहुंचा, ठीक है। रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ मैसेज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि सेल्स बेतुका बढ़ता रहता है, 1 से 2, 2 से कोई चेक ही नहीं है, कोई लिमिट है ही नहीं, सेल को पता ही नहीं है कि उसने माइटोसिस कब ख़त्म करनी है, ठीक है। सेल माइटोसिस करी जाएगा, बढ़ता जाएगा और मैस ऑफ सेल क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मल हालात में माइटोसिस अनकंट्रोल हो और मैस ऑफ सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमने बड कहा था, लेकिन ह्यूमंस में या एनिमल्स में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल से जो मैस ऑफ सेल क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ट्यूमर। मैस ऑफ सेल को हम कहेंगे ट्यूमर। अगर वो अपनी जहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है वहीं रहे तो उसको हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर वो माइग्रेट करके दूसरे टिश्यूज़ के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको हम कहेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको आप कैंसर भी कहते हैं। एक कैंसर जो जो अपनी ट्यूमर सेल्स इवेंचुअली कैंसर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कैंसरस होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं, जिसे हमको अंदर से खाना शुरू कर देते हैं वो सेल्स, ठीक है। माइग्रेट करते हैं जो मैसेज दूसरी टिश्यूज़ में, वो मेलिग्नेंट होते हैं। और ये जो मैसेज ऑफ सेल्स का अपनी असली जगह से, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से किसी और सेल में जाके, किसी और टिश्यू में जाके इन्वेड कर होता है, उस प्रोसेस को हम करते हैं मेटास्टेसिस। अगर हम यहाँ से आपकी बुक से इसको रीड करेंगे तो आपकी बुक कहती है सम टाइम्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। माइटोसिस का प्रोसेस गलत होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहली एग्जांपल है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट, अलग नहीं होती। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक डॉटर सेल के अंदर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाती हैं और अदर के अंदर कोई सिस्टर क्रोमैटिड नहीं आती। एक के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स डबल आ जाते हैं और एक के अंदर कोई सिस्टर क्रोमैटिड नहीं आती। ये पिच ड्रॉप मैंने पहले से की हुई है आपको समझाने के लिए। सेकंड एग्जांपल है क्रोमोसोम्स में ऑल्सो भी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। क्रोमोसोम डैमेज भी हो सकता है। अगर ये आपको लॉन्ग में आएगा तो आप ये एग्जांपल सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन लिख के फॉर एग्जांपल लिख के सेपरेट पैराग्राफ में ये कहेंगे ड्यूरिंग माइटोसिस ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है। फिर क्रोमोसोम्स में भी डैमेज्ड, एनाफेज के दौरान गलती होगी,
क्रोमोसोम्स के सेपरेट होने में, क्रोमोसोम्स आए ही डैमेज थे, या तीसरी चीज़ ये कि जो जीन्स क्रोमोसोम्स को जो ऑर्डर पीछे से आता है या जो कोड है माइटोसिस को रेगुलेट करने का, सही से कराने का, वो मैसेज ही ख़राब आया है, वो ऑर्डर ही ख़राब आया है, जिसकी वजह से माइटोसिस आर म्यूटेटेड, माइटोसिस का प्रोसेस चेंज हो जाता है, अनकंट्रोल डिवीजन होती है, बगैर रेगुलेशन के बेशुमार सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी 3 डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ये यहाँ से फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन मैसेज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, दीज मैसेज आर कॉल्ड ट्यूमर्स। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन आ गई। सेकेंड डेफिनेशन, if the tumors remain in their original location they are called benign, and if they migrate and invade to other tissues they are called malignant। ठीक है, अब ये बिनाइन और मेलिग्नेंट का कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिफर बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट, वो ट्यूमर जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन में रहे, ओरिजिनल लोकेशन कीवर्ड है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बिनाइन। और वो ट्यूमर जो माइग्रेट और इन्वेड कर जाए, इधर माइग्रेट एंड इन्वेड की पॉइंट्स है, कीवर्ड्स हैं जो आपने लिखने ही लिखने हैं इनका डिफरेंस बताते हुए। इफ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज दे आर कॉल्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को कैंसरस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर या स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये जो ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस प्रोसेस को, इस फैलने को ट्यूमर के मेटास्टेसिस कहते हैं। डॉक्टर से अक्सर सुना होगा कि आपका कैंसर या आपका ट्यूमर मेटास्टाइज कर गया है। मेटास्टाइज कर गया है मतलब आपके जिस्म में फैलना शुरू हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका टॉपिक ये ख़त्म होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लॉन्ग में आता है तो आपने चारों हेडिंग्स डिटेल में लिखनी है विद एग्जांपल्स। चारों की आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। ग्रोथ की एग्जांपल है जायगोट वाली, सेल रिप्लेसमेंट की ये 3 एग्जांपल हैं, आरबीसी, इंटेस्टाइन, स्किन की। रीजनरेशन की एग्जांपल है इसकी सी स्टार की, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है हाइड्रा की। देन अगर एरर्स ऑफ माइटोसिस ये लॉन्ग में आता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आता है तो आपने ये फर्स्ट टाइम लिख के ये 3 एग्जांपल्स सेपरेटली लिखनी है, सेपरेट 3 पॉइंट्स बनाने हैं और ये तीनों एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, और ये चारों वर्ड्स, ये डेफिनेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्यूमर की डेफिनेशन, मेटास्टेसिस की डेफिनेशन और बिनाइन और मेलिग्नेंट का कंपैरिजन या इनका डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चारों चीज़ें, एक एक लाइन का इनका डिफरेंस है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनका फ़र्क है क्या। ठीक है, बिनाइन और मेलिग्नेंट में माइग्रेट एंड इन्वेड और ओरिजिनल लोकेशन कीवर्ड्स हैं जो आपने लिखने हैं। मेटास्टेसिस में स्प्रेडिंग का वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ हो जाए, स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर हो जाए। ठीक है, और ट्यूमर में कीवर्ड है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम कहेंगे ट्यूमर। इस अनकंट्रोल सेल डिवीजन से मैसेज ऑफ सेल्स बनते हैं और इनको हम कहते हैं ट्यूमर। ये चारों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हमारा माइटोसिस का टॉपिक ख़त्म होता है, और अब हम जब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे तो हम मियोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मियोसिस की फेजेस। उसके बाद सिमिलरली मियोसिस के टॉपिक को माइटोसिस की तरह कवर करेंगे। इसके फेजेस सबसे पहले, इसके फेजेस विद डायग्राम हम डिस्कस करके फिर इसकी सिग्निफिकेंस पे आएंगे और देन एरर्स। ठीक है, फिर हमारा मायोसिस का टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। देन आपके पास एक ही टॉपिक इस चैप्टर का रह जाएगा, वो है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस, जो कि हम लास्ट पे फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।